शर्मा, कैसे ये दिख गया सुनील आम्बेकर के बयान से? मैं वो जो मैंने एक्स पर आपकी पोस्ट पढ़कर भी सुनाई कि आरएसएस सीधे सीधे जातिगत जनगणना के खिलाफ है, खुलकर जातिगत जनगणना का विरोध। वो कह रहे हैं होनी चाहिए, कल्याण के लिए सही है, सिर्फ चुनावी इस्तेमाल ना हो। मुझे उसका अगला वाक्य ये भी है कि राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं हो। आप ये बताइए कि पॉलिटिक्स और वेलफेयर तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर वेलफेयर आप पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं करेंगे और उन आंकड़ों से वेलफेयर नहीं होगा, और वेलफेयर नहीं होगा तो 5 किलो राशन दे के तो पूरे वोट दे दो हमें। और वेलफेयर की जो आरक्षण की और तमाम जो पॉलिसीज बननी हैं उस पर आप बात मत कीजिए। तो ये जो विरोधाभासी बयान है ये अपने आप में ये कहता है कि आरएसएस पूरी तरह से विरोध में है। लेकिन आज कुछ होना चाहिए क्या आलोक शर्मा आपको कि आज पहली दफा लोकसभा चुनाव के बाद संघ का ये बयान है कि कल्याण के लिए सही है कास्ट सेंसस? देखिए, विरोधाभासी बयान है। बीजेपी के प्रवक्ता आपके टीवी शो पर नहीं आए। तमाम टीवी चैनल्स पे जहां पर भी आज ये डिस्कशन हो रहा है वहां पर बीजेपी अपना प्रवक्ता नहीं भेज रही है। और सिन्हा जी के बयान के बाद 10 मिनट के बाद भी आपको भी समझ नहीं आया, मुझे भी और दर्शकों को भी। वो एक फिल्मी डायलॉग है ना कि अरे भाई आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आप कहना चाहते हैं कि भाई आरक्षण बरकरार रहेगा तो लेटरल एंट्री का विरोध कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके लिए सरकार की आलोचना कीजिए, मध्य प्रदेश में जबलपुर में तमाम केसेस जो चल रहे हैं उनकी खिलाफत कीजिए, वहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए क्यों लड़ रही है, तमाम रिक्रूटमेंट वहाँ पर रुकी हुई हैं, सेम चीज़ हरियाणा में हुई है। और आरएसएस मोदी जी को एक चिट्ठी लिखे अगर इनकी नीयत साफ है तो। पर जिस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कोई रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुई हो उनकी नीयत कहाँ से होगी? मोदी जी को चिट्ठी लिखें कि भाई जातिगत जनगणना कराइए, संसद में मना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मना करेंगे, लेकिन ये कहेंगे साहब हम तो जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। और वाजपेयी साहब तो पता नहीं कहाँ गोल गोल घुमाए चले जा रहे हैं कि 2011 में हुई थी तो इन्होंने क्यों नहीं पब्लिश करे। अरे भी 13 तक प्रोसेसिंग हुई, 14 में आपकी सरकार आ गई। आप तो नहीं थे खैर उसमें, आपकी तो पार्टी वार्टी भी तोड़ दी थी। लेकिन हम तो केवल ये कह रहे हैं 14 से तो 10 साल हो गए। आपने तो 2021 का जो सेंसस, नॉर्मल सेंसस था वो भी नहीं कराया। आप कह रहे हैं उचित समय पे कराएंगे हम। भाई उचित समय पे कम से कम नॉर्मल सेंसस ही करा देते। आपने इस बजट में भी सेंसस के लिए पैसे का कोई प्रावधान नहीं रखा है। तमाम देशों में लगभग 150 देशों में सेंसस हुआ है कोरोना और उसके बाद से। केवल 3 देश हैं जिनके अंदर नहीं हुआ, 2 अफ्रीका के देश हैं और एक कोई गल्फ कंट्री का है। रख दूं क्या आपके सामने? ये तो बताइए कि अगर पहली बार लोकसभा चुनावों के बाद खुलकर बाकायदा स्टेटमेंट देकर संघ ने ये कह दिया कि जाति आधारित जनगणना लोगों के कल्याण के लिए सही है, गंभीरता से किया जाना चाहिए, सिर्फ चुनावी पॉलिटिकल टूल ना बनाए, तो ये विपक्ष माने अपनी विक्ट्री? भाई देखिए मुझे लगता है कि विपक्ष जब विक्ट्री मानेगा जब आरएसएस चिट्ठी लिखे मोदी जी को कि भाई जातिगत जनगणना कराए और सरकार को कटघरे में खड़ा करें। अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने कुछ कहा, मोहन भागवत जी ने कुछ कहा, और उसी समय के जो पांचजन्य है उसमें यह बताया गया कि देश जो है वो जातियों में बटा हुआ और जातियों की इंपॉर्टेंस है। अभी 15 अगस्त में इसी महीने की बात है। तो ये कब पलट जाते हैं अपनी बयानबाजी से किसी को नहीं पता। आपने ओबीसी के रिजर्वेशन, वीपी सिंह सरकार और संसद, नित्यानंद राय, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट, सब चीजें तो बता दी। अब उनको सही माने जो ऑफिशियल रिकॉर्ड पे है कि लोग बीजेपी और आरएसएस दोनों जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। नहीं, रिकॉर्ड पे ये भी तो है आलोक शर्मा, आलोक जी, रिकॉर्ड पर ये भी तो है कि अमित शाह ने कहा वी आर नॉट ऑपोजिंग इट। नहीं, मैं अपोज नहीं करता हूं किसी चीज का। इसका ये तो मतलब नहीं है कि मैं सपोर्ट करता हूं। क्या अगर आप अपोज नहीं करते हैं तो सपोर्ट कीजिए, आप कहिए मैं सपोर्ट करता हूं, और सपोर्ट करते हैं तो फिर आप कराइए जातिगत जनगणना, इसमें कहां दिक्कत है। मैं अपोज भी नहीं करता, मैं इस काम को करूंगा भी नहीं। इसका मतलब तो आप अपोज ही कर रहे हैं, इसका मतलब तो आप नेगेटिव ही हैं। और 10 साल का इतिहास यही बताता है, सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट यही बताता है कि आप रिजर्वेशन के भी खिलाफ हैं, आप जातिगत जनगणना के भी खिलाफ हैं। अगर नीयत साफ है, अगर आप अपोज नहीं कर रहे हैं तो 2011 के आंकड़े पब्लिश कर दीजिए। अच्छा आलोक शर्मा, फिर आप आगे भी तो बढ़ेंगे। जातिगत जनगणना अगर सरकार ने करा ली, फर्ज कीजिए, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे कि भाई जैसे बिहार में आपने आरक्षण बढ़ाया नीतीश कुमार ने, तब वो आपके साथ थे, इंडिया के साथ थे,
65% आरक्षण कर दिया तो आरक्षण पर भी तो आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि आरक्षण के ऊपर भी पुनर्विचार होना चाहिए। अगर जातियां ज्यादा हैं, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उस पर विचार होना चाहिए और डिस्कशन होना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी ने बिल्कुल क्लियरली ये बात कही है। एक तरफ अमित शाह जी और आरएसएस कहते हैं कि हम इसको अपोज नहीं कर रहे हैं, और बिहार में जब वो केवल सर्वे हो रहा था जातियों का आर्थिक और सामाजिक आधार पर, सर्वे को अपोज करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह ये लोग अपने वकील बड़े बड़े खड़ा कर रहे थे। तो इनके हाथी के दांत दिखाने के और कहने के और करने के और हैं। चुनाव सर पर हैं अभी 2-3 राज्यों में, तो सिन्हा जी को झारखंड याद आ गया। अभी इनको बिहार याद नहीं आया कि बिहार में हमने अपोज किया था कुछ दिन पहले ही। ये सरकार पूरी तरह से आरक्षण के विरोध में है, जातिगत जनगणना के विरोध में है, और सबसे बड़ा हथियार आरक्षण के विरोध में इनका ये है, एक वैकेंसी निकालो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए ना क्या हुआ, प्रोफेसर की एक वैकेंसी निकालो, उसमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, आप अलग अलग करके निकाल दो। एक कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का, दूसरे में हिस्ट्री का, तीसरे राकेश जी, हाँ, सिंगल पोस्ट में। क्या वाकई रिजर्वेशन को लेकर सरकार रिजर्व्ड है क्या राकेश जी? क्योंकि जाना है आपको, इसलिए मैं चाहती हूँ कुछ और क्लैरिटी आपके मार्फत दर्शकों को मिले। रिजर्वेशन पर सरकार वाकई रिजर्व्ड है क्या? और यही सबसे बड़ा पेच है कि जातिगत जनगणना हो गई तो आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा। जी सर, जब दृष्टिहीनता होती है और जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, आप बिखरे होते हैं, तो आप उल जलूल बातों को नैरेटिव में तब्दील करते हैं। बीजेपी आएगी संविधान बदल देगा, आरएसएस संविधान बदलना चाहता है। जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में आने नहीं दिया, भंडारा में जवाहरलाल नेहरू 2 बार जाकर उनको चुनाव हराने के लिए गए, और उनको संघ के समर्थक जयकर जी ने अपनी जगह छोड़कर संविधान सभा में जगह दी। उस संगठन को आप कटघरे में खड़ा करते हैं। राजनीतिक नैतिकता एक बड़ी चीज होती है, इनके पास कोई पॉलिटिकल मोरालिटी नहीं है। राहुल गांधी से एक बार मैं बताता हूं, राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर ने जाति पूछ के कौन सा अपराध किया? एक कैमरामैन से, एक पत्रकार से राहुल गांधी खुलेआम जाति पूछ रहे थे। जाति जनगणना की बात करते, राहुल गांधी बताएं किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं? देश के नेता को अपने जाति, धर्म, संप्रदाय बताना पड़ेगा। और राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी पूरी तरह से बरगलाते हैं और देश की राजनीति में विखंडन की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कौन सा अपराध किया था? आप एक मैं गरिमा जी आपसे जाति पूछूंगा, आप मुझे जाति पूछेंगे, मैं आपसे जाति पूछ लूंगा। यदि मुझसे कोई जाति पूछेगा तो मैं कहूंगा ये अपराध किया जा रहा है संसद में। जिसका नेतृत्व दृष्टिविहीनता का शिकार हो, विदेशों से प्रेरणा लेता हो, सोरोस जिसके गुरु हों, वे लोग भारत की राजनीति को चलाना चाहते हैं। सर मैं कहती हूँ राकेश जी, एक सेकंड, क्योंकि आप चले जाएंगे, एक और सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। छोड़ दीजिए राहुल गांधी को जरा थोड़े से मुख्तर समय के लिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर वाकई बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो आरक्षण की पैरोकारी करती है, आरक्षण की हिमायत करती है और ये मानती है कि पिछड़ों का, दलितों का जो फायदा होना चाहिए था आरक्षण से नहीं हुआ, यही रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट कहती है, तो नीतीश कुमार तो साथ खड़े हैं, उन्होंने 65% का रिजर्वेशन दिया, 9th शेड्यूल में डाल सकती थी बीजेपी। तो सीधे पॉलिटिक्स ये भी है क्या? नहीं डाला 9th शेड्यूल में, स्क्रूटिनाइज हो गया वो। मेरी बात सुनिए, 2014 से लेकर 2024 तक ऐसी कौन सी नीति, कार्यक्रम या वक्तव्य है जिससे आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का कहीं से भी विरोध कर रही है? कोई एक उसमें तो खैर लंबी फेहरिस्त है प्रधानमंत्री, उसमें तो लंबी। मैं सिर्फ बिहार पर मुझे बताइए कि 65 सर्वे किया ना भाई नीतीश कुमार ने, तो बाकायदा सर्वे किया, उसमें आर्थिक सर्वे भी था, सामाजिक सर्वे भी था, शैक्षणिक सर्वे भी था। उस समय विधान परिषद में भी पास हुआ, विधानसभा में भी पास हुआ, 65% आरक्षण हो गया। तो बीजेपी ने 9th शेड्यूल में डालने में क्यों परहेज किया फिर, अगर आपको जातिगत जनगणना से परहेज नहीं? देखिए मैं बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ, कोई चीज झटपट में आप करते हैं तो उसका परिणाम समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे कर्नाटक में सर्वे किया, वो सामने नहीं आ पा रहा, झटपट में राजनीतिक पर्पज से किया। बिहार में जो सर्वे हुआ उसमें कई गलतियां आई, लोगों की कई आपत्तियां आई। 2011 में जो जाति जनगणना हुई, उसको लेकर तो गए थे, उसको लेकर तो बहुत सारे लोग हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया सर्वे पर रोक लगाने से। सुन तो लीजिए 2011 में जो जनगणना हुई
जिसपे इतने पैसे खर्च हुए, उसमें 6 करोड़, मैं आप सुनिए, 6 करोड़ 45 लाख एरर्स ठीक किए गए हैं और 6 करोड़ 73 लाख एरर्स ठीक किए गए हैं। 1 करोड़ 45 लाख गलतियां अभी भी उसमें विद्यमान हैं। सर यानी कि नीतीश कुमार ने जो सर्वे किया, सर यानी कि आप यहाँ पैनल पर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो सर्वे किया बिहार में वो फॉल्टी है, इसलिए उसे 9th शेड्यूल में नहीं डाला। समाज में कई तरह के नहीं, सरकार के ही कई लोगों ने, सरकार से ने भी स्वीकार किया है। देखिए, कोई काम होता है, ये सब सामाजिक संवेदनशील काम है जिसका लक्ष्य समाज को आगे बढ़ाना होता है, समाज को पीछे करना नहीं होता है। हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज में सौहार्द के साथ, सहमति के साथ विकास चाहते हैं। इसलिए संघ ने जो एक शब्द का प्रयोग किया है कि कम्युनिटी कंसेंसस, सामाजिक सहमति के साथ काम करते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो लोग, तो सर नीतीश कुमार ने असंवेदनशील काम किया ना, इसका मतलब यही हुआ कि नीतीश कुमार ने बिहार में सर्वे कराकर असंवेदनशील काम किया। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कह दिया? नहीं, आपने कैसे ये मान लिया कि उन्होंने असंवेदनशील काम किया? उन्होंने एक निर्णय लिया और वो कराया जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सहमति थी। मैंने क्या कहा कि समाज में अनेक तरह की त्रुटियों के बारे में आपत्तियां आई, इससे सरकार ने उसको विथहोल्ड कर लिया। सरकार का काम है जनता के मत को मानना, जनता की अपेक्षाओं को मानना। हर सरकार चाहती है जनता का कल्याण हो, कोई सरकार नहीं चाहती जनता का कल्याण नहीं हो। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां समाज को तोड़कर सत्ता में पहुंचना चाहती हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हीं के लिए एक संदेश देता है कि सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए जातीय जनगणना कराने में कोई परहेज नहीं। ठीक है दीपक जी और समीर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। AK वाजपेयी जिस सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, नीतीश कुमार जब सर्वे कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंची, हियरिंग सुप्रीम कोर्ट तक गई। जिस सर्वे को सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने हरी झंडी दी हो, वो इसीलिए 9th शेड्यूल में नहीं गया क्योंकि फॉल्टी है। नहीं AK वाजपेयी, देखिए, दो चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर लें मामले को। सेंट्रल गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड ये था कि राज्य सरकारें सर्वे तो करा सकती हैं, लेकिन सेंसस, जातिगत जनगणना नहीं करा सकती। तो सर्वे के आधार पर अपने राज्य में आरक्षण तो बढ़ा सकती है। एक सेकेंड ना, मैं उसमें भी आ रहा हूँ। पहले मतलब फॉल्टी है कि नहीं? नहीं, फॉल्टी का मतलब नहीं है। फॉल्टी में ऑब्जेक्शंस आए, उसमें वो रिकॉर्ड पे है। लेकिन जहां तक 65% रिजर्वेशन का सवाल है, वहां मामला कानूनी और संवैधानिक पेचीदगियां अड़ गई हैं। इंदिरा साहनी का जजमेंट जो है 11 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सीलिंग फिक्स है। तो उसके बावजूद तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है क्योंकि वो 9th शेड्यूल में पुट ऑन है। वेरी करेक्ट, हम कब मना करें कि नहीं है? वो आज का नहीं है, कब का है? 1970 के 75 के दशक की बात है वो। लेकिन उसके बाद इंदिरा साहनी नहीं था उस वक्त। अब इंदिरा साहनी की मौजूदगी में क्या 9th शेड्यूल में डाला जा सकता है कि नहीं डाला जा सकता, ये इस पे विचार विमर्श चल रहा है और हो सकता है ये सरकार उसका फैसला करे। तो देखिए, चीजों को थोड़ा सा क्लियरिटी में भी जाना चाहिए। तो बड़ी पॉलिटिक्स है बहुत।